हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर बीपीएससी। हम लोग केजीएस आईएएस के टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं और इस क्रम में ये 16th टेस्ट है। ये फुल लेंथ टेस्ट है और ध्यान देंगे कि केजीएस जो है वो हर वीक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराती है, जिसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है आप लोगों को और वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में इसकी एनालिसिस करके देखते हैं। तो आइए टेस्ट नंबर 16 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को उत्प्लावन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है? तो उत्प्लावन बायन्सी आप जानते होंगे, कौन से वैज्ञानिक के द्वारा जो है ये सिद्धांत दिया गया था? तो ये आर्किमिडीज थे। आर्किमिडीज के द्वारा ही जो है आपको उत्प्लावन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, बाकी साइंटिस्टों के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जहाँ तक हाइगेंस का नाम है, क्रिश्चियन ह्यूजेंस, इनके द्वारा प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत यानी वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वहीं जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की बात करें तो इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिव जो सिद्धांत है, चुंबकीय तरंग, उसका सिद्धांत दिया था। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था और बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। वहीं मैरी क्यूरी की बात करते हैं तो इन्होंने रेडियम और प्लोनियम की खोज की तथा प्राकृतिक रेडियोधर्मिता पर महत्वपूर्ण अध्ययन किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में कुछ वैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं और उनके द्वारा कुछ खोज दिए गए हैं। आइए मिलान करके देखते हैं। जहां तक फ्रांसिस हेस की बात है तो फ्रांसिस हेस के द्वारा जो है ब्रह्मांडीय विकिरण का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा नील बोर की बात करेंगे तो ये हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम मॉडल देते हैं। फिर सीवी रमन की बात करते हैं तो इनके द्वारा अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, इसका सिद्धांत दिया जाता है। फिर एम एन साहा की बात करेंगे तो ये तापीय आयनीकरण की बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मिलान अगर करेंगे तो इसका उत्तर ए निकल के आएगा। ए का 4 यानी फ्रांसिस हेस के द्वारा ब्रह्मांडीय विकिरण, नील बोर्स के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम मॉडल, सीवी रमन के द्वारा अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन और एम एन साहा के द्वारा तापीय आयनीकरण के सिद्धांत दिए गए थे या खोज किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हैक्लिफ सीमा का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो हैफ्लिक सीमा की बात करते हैं, हैफ्लिक लिमिट भी इसको कहते हैं। तो हैफ्लिक सीमा जो है वह अधिकतम संख्या है जितनी बार कोई कोशिका समूह विभाजित हो सकता है, इसके बाद वह अस्थायी रूप से विभाजन को रोक देता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ इसके बारे में कि क्या कहता है। लियोनार्ड हैफ्लिक के द्वारा हैफ्लिक लिमिट की अवधारणा दी गई थी, जो यह बताती है कि कोई सामान्य कोशिका कितनी बार विभाजित हो सकती है जब तक वह अस्थायी रूप से विभाजन बंद ना कर एक निश्चित अवस्था में पहुंच ना जाए। ठीक है, तो कोई भी कोशिका जो है कितनी बार विभाजित होगी, इसके बारे में लियोनार्ड हैफ्लिक ने जो है बताया था। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ और चीजें मैं बता देता हूँ। जैसे यह सीमा मुख्य रूप से सामान्य देहिक कोशिका स्टोमेटिक सेल पर लागू होती हैं, जो केवल सीमित बार, आमतौर पर 40 से 60 बार तक विभाजित हो सकती हैं। इसके बाद इन कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग समझ चुके होंगे। हैफ्लिक सीमा क्या है? तो ये कोई भी कोशिका अधिकतम बार कितनी संख्या में विभाजित हो सकती है, उसका वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्गीकी संवर्ग का सही आरोही क्रम दर्शाता है? तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करेंगे तो यह है जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संवर्ग, जगत। यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संवर्ग, जगत, ये जो है आपको इसका सही उत्तर है। एक बार मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में इसको स्पेसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और किंगडम इस रूप में बांटा जाता है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते।
प्रश्न संख्या 5 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आनुवांशिक कूट के गुणों का सटीक वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आनुवांशिक कूट के गुणों का सटीकता से वर्णन करता है? आइए स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, यह कूट न्यूक्लियोटाइड की त्रिक इकाइयों से बना होता है, जिसमें से प्रत्येक 20 मानक अमीनो अम्ल में से किसी एक को निर्दिष्ट करता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल सही है, ये सही कह रहा है। स्टेटमेंट 2 है, यह कुछ विशेष कोणार्डों को शामिल करता है जो ट्रांसलेशन की शुरुआत और समाप्ति कर देते हैं। स्टेटमेंट 2 भी सही है। स्टेटमेंट 3 देखते हैं, यह लगभग सभी जीवों में समान सार्वभौमिक होता है, केवल कुछ दुर्लभ अपवादों को छोड़कर। स्टेटमेंट 3 भी सही है। स्टेटमेंट 4 देखते हैं, कहता है यह स्पष्ट, नॉन एम्बिशियस, नॉन एम्बिग्यूअस, नॉन ओवरलैपिंग होता है और कोणार्डों के बीच कोई विराम नहीं होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 4 भी जो है ये सही है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसका सारा स्टेटमेंट सही है, हमें सही उत्तर का चयन करना है, इसलिए इसमें 1 2 3 4 सभी सही होगा। आइए क्वेश्चन संख्या 6 देखते हैं। गम्बूसिया मछली को तालाब और कुओं में छोड़ने से निम्नलिखित में से किसके प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है? तो ध्यान देंगे, गम्बूसिया मछली जो है, जिसे आमतौर पर मच्छर मछली भी कहा जाता है, एक छोटी मीठे पानी की मछली होती है जो मच्छरों के लार्वा को खा जाती है। यह जल निकायों में मच्छरों की आबादी को कम करने के लिए एक प्रभावी जैविक नियंत्रक विधि मानी जाती है। तो गम्बूसिया मछली जो है ये मच्छरों के लार्वा को नियंत्रित कर सकती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जैविक अनुसंधान में फाइटोट्रोन शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, यहाँ फाइटोट्रोन शब्द के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। फाइटोट्रोन का मतलब क्या होता है? तो पौधे की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए एक नियंत्रित वातावरण सुविधा। ठीक है, फाइटोट्रोन क्या है? तो पौधे की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए एक नियंत्रित वातावरण सुविधा। फाइटोट्रोन एक विशेषीकृत सुविधा होती है जहां प्रकाश, तापमान, आर्द्रता आदि जैसी परिस्थितियां नियंत्रित की जाती हैं। इसका उपयोग पौधे की वृद्धि और पर्यावरणीय कारकों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ह्यूमिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह गहरे रंग का अविकारी पदार्थ जिसे ह्यूमस कहा जाता है कि संचय इनकी प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 के बारे में देखते हैं। ह्यूमस मुख्य रूप से मृदा शैवाल यानी सॉइल एल्गी की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं होता है। स्टेटमेंट 3 है, ह्यूमस सूक्ष्मजीवी प्रक्रिया के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होता है और इसका अपघटन बहुत धीमी गति से होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस तरीके से हमें सही उत्तर ढूंढना है, तो इसका सही उत्तर जो है 1 और 3 है, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें कुछ प्रौद्योगिकी का नाम दिया गया है, इसके साथ कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत दिया गया है। हमें बताना है कि कौन सी प्रौद्योगिकी किस सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, आइए मिलान करके देखते हैं। जहां तक कंप्यूटर का बात है, यह डिजिटल लॉकिंग सिद्धांत का प्रयोग करता है। इसके अलावा रॉकेट प्रणोदक की बात करें तो यह न्यूटन की गति का नियम का फॉलो करता है। इसके अलावा हवाई जहाज की बात करें तो ये तरल गति और बर्नौली के सिद्धांत का पालन करता है। वहीं इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के नियम से चलता है। ठीक है, तो अगर हम इसका इसी प्रकार से मिलान करेंगे तो ये इसका ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है, लेजर का फुल फॉर्म क्या है, यानी लेजर का क्या अर्थ है? तो ध्यान रखेंगे, लेजर का सही अर्थ है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ध्यान रखें, यह उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें नियंत्रित फोटोन उत्सर्जन के माध्यम से प्रकाश को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ओके, लेजर समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आप लोग जो है रडार का फुल फॉर्म बताइएगा, RADAR, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो E3 नीति को मंजूरी दी है। बायो E3 का क्या अर्थ है? ठीक है, तो बायो E3 का अर्थ जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ध्यान रखिएगा, इसमें इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है एंड एम्प्लॉयमेंट है। देखिए एक जगह जो है ना
कई बार क्या होता है लोगों को ये एजुकेशन समझ में आता है कि बायो ई3 में तीसरे ई का अर्थ एजुकेशन होगा। ध्यान रखिएगा ये इसमें एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसमें इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट जोड़ा गया है। ठीक है, तो बायो ई3 नीति जो है हाल ही में 2024 में भारत सरकार के द्वारा लाई गई थी और इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12 कहता है भारत ने अपनी पहली राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया है? तो ध्यान देंगे ये 24 अगस्त 2023 को मनाया गया है। 24 अगस्त 2023 को, इसका उत्तर बी होगा। ध्यान रखेंगे कि 23 अगस्त 2023 को जो है भारत के द्वारा चंद्रयान 3 भेजा गया था। ठीक है, जिसका सफल प्रक्षेपण हुआ था। सफलतापूर्वक जो है चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच भी गया था। ठीक है, और उसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की बात कही गई थी। तो 2023 के ठीक एक साल बाद 2024 में 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है उदर का एक्सरे लेने से पहले मरीजों को बोरियम क्यों दिया जाता है? तो ध्यान रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। बोरियम एक्सरे किरणों को अवशोषित करता है जिससे उदर की रूपरेखा एक्सरे छवि में स्पष्ट दिखाई देती है। और एक्सप्लेनेशन को और देख लेते हैं। बोरियम सल्फेट का उपयोग पेट के एक्सरे इमेजिंग में कॉन्ट्रास्ट एजेंट के रूप में किया जाता है क्योंकि यह रेडियोपेक है, अर्थात यह एक्सरे को प्रभावी रूप से अवशोषित करता है। जब निगला जाता है तो यह पेट के परत को कोट करता है जिससे एक्सरे छवि पर एक स्पष्ट रूपरेखा बनती है जो संरचना को देखने और असमानताओं का पता लगाने में मदद करती है। तो ध्यान रखेंगे कि पेट में जो है एक्सरे लेने से पहले मरीजों को बेरियम दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पेलोड EOS 08 मिशन का हिस्सा नहीं था? EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 मिशन का हिस्सा नहीं था। तो ध्यान रखेंगे ये ऑप्शन डी जो है ये इसका हिस्सा नहीं था। यानी जो यहाँ पे ए है ऑप्शन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, ये इसका हिस्सा था। दूसरा सिलिकॉन कार्बाइड यूवी डेसीमीटर, ये भी इसका हिस्सा था। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमीटर पेलोड, ये भी इसका हिस्सा था। तो ऑप्शन डी जो है ये इसका हिस्सा नहीं था, इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जगह को मंगल और चंद्रमा के भौगोलिक समानताओं के कारण एनालॉग रिसर्च सेंटर के लिए उपयुक्त स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये हमारा लद्दाख है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर लद्दाख। लद्दाख को चिन्हित किया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान और बीरबल सहनी पुरापाद्य विज्ञान संस्थान ने वैज्ञानिकों ने लद्दाख को एक एनालॉग अनुसंधान स्टेशन के लिए उपयुक्त स्थान के रूप में चिन्हित किया है क्योंकि इसकी भौगोलिक संरचना मंगल और चंद्रमा से काफी मिलती जुलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विश्व का पहला थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो कह रहा है विश्व का पहला थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये चीन के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीन के द्वारा शुरू किया गया है। करंट में न्यूज था। हाल ही में चीन के गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला मोल्टेन सॉल्ट पर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। इस रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह ऊष्मा को स्थानांतरित करने और बिजली उत्पादन करने के लिए तरल लवण और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये चीन के द्वारा बनाया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ISDRA2 TNPB निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये पौधे में जीनोम संपादन यानी जीनोम एडिटिंग के लिए अगली पीढ़ी का उपकरण है। ठीक है, तो आप ये नाम भी याद रखेंगे। और ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो ये पौधे में जीनोम संपादन यानी जीनोम एडिटिंग के लिए अगली पीढ़ी का उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले इसमें देखते हैं हमें कौन कौन सा पता है। जैसे ऑक्टो जो है वो 10⁻⁻18 के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं हम लोग अगर फेमटो की बात करते हैं तो ये 10⁻⁻15 के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जेप्टो की बात करेंगे
तो जेप्टो जो है 10⁻⁻21 के लिए प्रयोग किया जाता है और अंत में जो ये याक्टो बच जाता है वो 10⁻24 के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से अगर इसका मिलान करेंगे तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर मिलेगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, याक्टो जो है 10⁻24 के लिए, जेप्टो 10⁻21 के लिए, ऑक्टो 10⁻18 के लिए और फेम्टो 10⁻15 के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है, आइए देखते हैं। असर्शन कहता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक व्यापक रूप से पितृत्व की पुष्टि करने और आपराधिक जांच में व्यक्तियों की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। इसका कारण क्या है? लार, बाल और सूखे वीर्य जैसे छोटे जैविक नमूने विश्लेषण के लिए पर्याप्त डीएनए प्रदान कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, लार, बाल और सूखा वीर्य जो होता है इसमें छोटे जैविक नमूने विश्लेषण के लिए डीएनए प्रदान किया जा सकता है या करता है। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधों को विकसित नहीं किया गया है? ठीक है, तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा, क्योंकि अभी तक जो है प्रकाश संश्लेषण से स्वतंत्र वायुमंडलीय ऑक्सीजन विनिमय हेतु आनुवांशिक रूप से पौधों को संशोधित नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर, वहीं मैं इसको एक थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये जो आनुवांशिक रूप से जो संशोधित किया जाता है पौधों को, तो कई कारणों से किया जाता है। जैसे पहला कारण ये हो सकता है कि उन्हें सूखे का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए, तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। उपज और पोषक मूल्य को बढ़ाने के लिए, तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग आनुवांशिक रूप से पौधों को संशोधित कर देते हैं तो उसमें पोषक तत्वों को बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, तो सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाता है। ठीक है, जेनेटिक एडिटिंग किया जाता है। तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी जो है सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पहला स्तनपायी था जिसे मानवों ने आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग कर सफलतापूर्वक क्लोन किया था? ध्यान रखेंगे ये भेड़ था। ठीक है, भेड़ आप लोग याद रखेंगे। मनुष्यों ने, इंसानों सबसे पहले भेड़ का क्लोन किया था। तो पहला स्तनधारी जिसे सफलतापूर्वक क्लोन किया गया था वह डॉली नामक भेड़ था। ठीक है, डॉली नामक भेड़ था जिसे 1996 में क्लोन किया गया था। इसके लिए सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर नामक तकनीक का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो डॉली का नाम याद रखिएगा। डॉली नामक भेड़ 1996 में पहला ऐसा स्तनपायी है, मैमल है, जिसका क्लोनिंग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है बायोमेडिकल नवाचारों के संदर्भ में जार्विक 7 क्या है? ठीक है, तो जार्विक 7 जो है ये कृत्रिम हृदय है। ठीक है, जार्विक 7 क्या है? ये एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है। इसका उपयोग पहली बार प्रत्यंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए अधिकृत ब्रिज टू ट्रांसप्लांटेशन ऑपरेशन में किया गया था। तो हमारे लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जार्विक 7 है क्या? तो एक प्रकार का कृत्रिम हृदय है। ठीक है, आर्टिफिशियल हार्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 कहता है वयस्कों में सामान्यतः पाए जाने वाले चयापचयी विकार डायबिटीज मेलिटस की पहचान निम्नलिखित में से किस शारीरिक स्थिति के लिए शारीरिक स्थिति से की जाती है? तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा। रक्त में शर्करा यानी ब्लड शुगर का बढ़ा हुआ स्तर और इंसुलिन स्राव में कमी, यही जो है डायबिटीज मेलिटिस कहलाता है। ठीक है, डायबिटीज मेलिटिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 क्या कहता है? अत्यंत निम्न तापमान के कारण सामान्यतः तरल नाइट्रोजन का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य में किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि तरल नाइट्रोजन का जो है उपयोग ये उपग्रहों में क्रायोजेनिक इंजन के ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं उसमें ईंधन के रूप में जो है तरल नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा हृदयघात के लिए उत्तरदायी घटनाओं का सही क्रम दर्शाता है? ठीक है, तो हार्ट अटैक के बारे में बोल रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है? फाइब्रस टिश्यू और उच्च कोलेस्ट्रॉल के कारण प्लेक का निर्माण। ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा, बिल्कुल सही, ये फर्स्ट नंबर पे होगा। फिर क्या होता है? फिर होता है रक्त वाहिका के अंतरिम लुमेन का संकुचित होना। ठीक है, ये सेकंड नंबर पे हो जाएगा। फिर होता है कोरोनरी धमनियों में रक्त के थक्कों का प्रवेश होना, ये भी थर्ड नंबर पे होगा। और सबसे अंत में क्या होता है? हृदय की मांसपेशियों को रक्त और ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी,
ठीक है, तो ये चौथे नंबर पे। इस तरीके से अगर हार्ट अटैक का कैसे क्रम क्या रहता है, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले 1 आएगा, फिर होगा 3, फिर 2 और फिर 4। इस तरीके से अगर ढूँढते हैं 1, 3, 2, ये ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। साइंस का सेक्शन जो है खत्म हो गया है। इस टेस्ट में 25 क्वेश्चन जो थे वो साइंस के थे। अब हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है शेरशाह द्वारा प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ से पटना कब स्थानांतरित किया गया? तो ध्यान रखेंगे ये 1541 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष जो है ध्यान रखिएगा ये पीपल है। ठीक है, और पीपल का अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो ये है फिकस रिलीजियोसा। ठीक है, फिकस रिलीजियोसा जो है ये पीपल का साइंटिफिक नेम है। कुछ राजकीय चिन्हों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है, राजकीय पशु बैल है, राजकीय पुष्प जो है वो कचनार है। ठीक है, राजकीय पक्षी गोरैया है, राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है, दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू है, राजकीय प्रतीक क्या है? तो बोधि वृक्ष है, और राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठहार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान देंगे कि ये हमें चिरांद, चेचर, मुंगेर इन सभी स्थलों से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें मध्यवर्ती प्रस्तर युग बोला जा रहा है। ठीक है, मध्यवर्ती प्रस्तर युग का जो अवशेष है ना वो सिर्फ मुंगेर से मिला है। ठीक है, जहां तक चिरांद और चेचर की बात है तो यहाँ से नव पाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ना मुंगेर होगा, इनमें से सभी नहीं होगा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि मध्यवर्ती प्रस्तर युग के अवशेष सिर्फ मुंगेर से पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? जरासंध की मृत्यु के पश्चात बृहद्रथ वंश का शासक कौन बना? तो इसका शासक जो था वो सहदेव बना था। ठीक है, सहदेव। जरासंध की मृत्यु के पश्चात बृहद्रथ वंश का शासक सहदेव बना था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है लोकेश्वर शतक नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो लोकेश्वर शतक नामक पुस्तक के रचनाकार ब्रजदत्त हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ब्रजदत्त। बौद्ध कवि ब्रजदत्त देवपाल का दरबारी कवि था। लोकेश्वर शतक नामक पुस्तक की रचना वज्रदत्त द्वारा की गई थी। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल का उत्तराधिकारी धर्मपाल हुआ। धर्मपाल के बारे में जानते होंगे कि इन्होंने ही विक्रमशिला मठ बनवाया था, जो वर्तमान भागलपुर में अवस्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन बिहार में व्यापार और शिल्प उत्पादन की प्रकृति को सटीक रूप से दर्शाता है? ठीक है, तो कह रहा है कि मध्ययुगीन बिहार में व्यापार और शिल्प उत्पादन की प्रकृति को सटीक रूप से दर्शाता है। कौन सा स्टेटमेंट? तो ध्यान रखेंगे स्टेटमेंट बी जो है ये सटीकता से दर्शाता है। स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है? स्थानीय और क्षेत्रीय व्यापार नेटवर्क के सहयोग से शिल्प उत्पादन फला फूला। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए हम लोग बाकी स्टेटमेंट क्यों गलत है इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? ग्रामीण अलगाव और राज्य के समर्थन की कमी के कारण शिल्प उत्पादन में गिरावट आई। देखिए उत्पादन में गिरावट नहीं आई थी, इसके अलावा ग्रामीण अलगाव भी नहीं हुआ था। ठीक है, बल्कि उस समय का समाज तो ग्रामीण ही था। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट सी देखते हैं। राज्य के एकाधिकार के तहत शहरी शिल्प केवल सैन्य वस्तुओं तक ही सीमित था। तो ऐसा नहीं था। ठीक है, शहरी शिल्प जो थे वो सिर्फ सैन्य वस्तुओं तक सीमित कैसे रह सकते हैं, बल्कि वो रोजमर्रा की चीजें बनाते थे। ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट की चीजें बनाते थे। इसके अलावा ऑप्शन डी क्या कहता है? नौगम्य नदियों और सड़कों के अभाव के कारण अंतर्देशीय व्यापार न्यूनतम था। तो ऐसा नहीं था। जैसा कि बिहार के बारे में बात किया जा रहा है तो बिहार में तो नदियों की जाल थी ही। ठीक है, और नदियों के सहारे ही तो व्यापार होता था, नदी मार्ग से ही, जल मार्ग से। तो स्टेटमेंट डी भी गलत है। इसलिए सबसे उपयुक्त क्या है? ऑप्शन बी जो कहता है कि स्थानीय और क्षेत्रीय व्यापार नेटवर्क के सहयोग से शिल्प उत्पादन फला फूला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 42 कहता है कुंवर मान सिंह को बिहार का मानसबदार कब नियुक्त किया गया था? तो कुंवर मान सिंह जो थे वो अकबर के सेनापति हुआ करते थे, और इनको जो है 1587 में यहाँ का बिहार का जो है मनसबदार नियुक्त किया गया था। तो हमारा उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं इसको। सूबेदार सईद खां के स्थान पर 1587 ईस्वी में मान सिंह को बिहार का मनसबदार नियुक्त किया गया।
मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई तथा वहां एक किले का निर्माण भी कराया। मान सिंह ने कई सफल अभियान किए। खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह तथा पलामू के राजा अनंत सिंह को मान सिंह ने अपने अधीन कर लिया। 1594 ईस्वी में मान सिंह को दिल्ली बुला लिया गया तथा साइद खां को पुनः बिहार का मनसबदार नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो 1587 ईस्वी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार के छपरा में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा किया गया था? तो छपरा से जो है मोहम्मद हुसैन खान जो थे उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। तो मोहम्मद हुसैन खान, इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। पटना से याद रखेंगे पीर अली नामक पुस्तक विक्रेता थे। जगदीरपुर से बाबू कुंवर सिंह थे। ठीक है, तो इन सब का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चंद्रिका सिंह, गिरीश तिवारी और भरत मिश्र द्वारा नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा, सारण से। ठीक है, चंद्रिका सिंह, गिरीश तिवारी और भरत मिश्रा द्वारा नमक सत्याग्रह का प्रारंभ सारण में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 कहता है जैन आचार्य स्थूलभद्र की समाधि बिहार में कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखेंगे बिहार के पटना में स्थित है। ठीक है, जैन धर्म के प्रमुख आचार्य स्थूलभद्र की समाधि पटना के गुलजार बाग में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में जैन आचार्य स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। प्रथम जैन संगति के उपरांत जैन धर्म में महत्वपूर्ण 12 अंगों का संकलन किया गया था। ठीक है, वहीं दूसरे जैन संगति की बात करें तो ये बल्लभी गुजरात में हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। बिहार में कौन सा झरना बिहार का नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे। काकोलत झरना जो है, काकोलत जलप्रपात, उसे बिहार का नियाग्रा भी कहा जाता है। ठीक है, ये नवादा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ध्यान देंगे कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, पूछा जाता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो बिहार के 8 जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। वहीं नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें पश्चिम बंगाल के साथ तो 3 जिले सीमा साझा करते हैं। और यूपी और झारखंड की बात करेंगे तो 8 जिले जो हैं वो दोनों सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है बिहार में कुंडों और उनसे संबंधित स्थानों को निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, हमें सही सुमेलित बताना है। आइए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहला देखिए, भीम बांध जो है ये जमुई में नहीं बल्कि मुंगेर में है। नाना कुंड जो है ये राजगीर में है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा लक्ष्मण कुंड बेगूसराय में नहीं है, ये भी काट सकते हैं। अग्निकुंड रोहतास में नहीं, इसे भी काट सकते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन की जहां तक बात करें तो राजगीर में कुछ जलधाराएं पाई जाती हैं जिनके नाम हैं सप्तधारा, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, ब्रह्म कुंड और नाना कुंड। इसके अलावा अगर मुंगेर के कुछ कुंडों की बात करें तो उसमें लक्ष्मण कुंड है, रामेश्वर कुंड है, गौमुख कुंड है, सीता कुंड है, ऋषि कुंड है और भीम बांध है। वहीं मुंगेर की बात करेंगे तो इसमें कुछ और भी पाई जाती हैं चीजें, जैसे जन्म कुंड, लक्ष्मीश्वर कुंड, श्रृंगार कुंड, भरारी कुंड, पंचतर कुंड। ठीक है, और जहां तक अग्नि कुंड की बात है तो अग्नि कुंड जो है रोहतास में नहीं बल्कि गया में पाया गया है। ठीक है, भीम बांध की बात कर रहे थे, ये जमुई में नहीं बल्कि मुंगेर में है। ठीक है, और लक्ष्मण कुंड जो है ये भी आपको मुंगेर में अवस्थित है। ठीक है, इस तरीके से इन कुंडों को आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। हमारा सही उत्तर नाना कुंड होगा जो कि राजगीर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है बिहार आकार में मोटे तौर पर आयताकार है। ये बिल्कुल सही है, बिहार मोटे तौर पर आयताकार तो है ही। जिसकी पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई लगभग 345 है। देखिए ये गलत है। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है ना इसकी 483 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको मैप की सहायता से इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर इसको आप भारत का मैप मानेंगे, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। अगर हम लोग ईस्ट से वेस्ट की लंबाई की बात करें या चौड़ाई की बात करें तो ये जो है आपको 483 किलोमीटर है। ठीक है, 483 किलोमीटर। उसके अलावा नॉर्थ से साउथ की बात करेंगे
तो ये है 345 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ जो स्टेटमेंट दिया गया स्टेटमेंट 1, ये दरअसल क्या है, उल्टा दिया गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। अगला है स्टेटमेंट, इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 173 फीट यानी 53 मीटर है। तो ये बिल्कुल सही है। बिहार की जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो 173 फीट या 53 मीटर है। तो हमें सही उत्तर ढूंढना है, तो ऑप्शन बी जो है केवल 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। सरैयामन झील जो है बिहार में निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो ध्यान रखेंगे सरैयामन जो है वो बिहार के बेतिया में है। ठीक है, तो ये बेतिया आप लोग याद रखिएगा। सरैयामन की जहां तक बात है, ध्यान देंगे ये पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया शहर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पारिस्थितिकी महत्व के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ध्यान देंगे ये 2006 में प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है। बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो ध्यान रखेंगे विधान परिषद में 75 सदस्य हैं। लोकसभा की बात करेंगे तो बिहार से 40 सदस्य हैं। राज्यसभा में 16 सदस्य हैं। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें विधानसभा की तो 243 सदस्य हैं और बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद की बात करें तो इसमें 75 सदस्य हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है बिहार मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर जो है एस.एन. झा हो जाएगा। ठीक है, एस.एन. झा, ये न्यूज में अभी चर्चा में रहा था। तो बिहार मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो एस.एन. झा थे। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिहार मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष जस्टिस एस.एन. झा थे, जो जम्मू कश्मीर और राजस्थान उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। 25 जून 2008 को आयोग के कार्यात्मक होने पर उनकी नियुक्ति की गई थी। तो वर्ष 2008 में जो है 25 जून 2008 को बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद पहले अध्यक्ष जो है एस.एन. झा बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य सरकार की प्रमुख योजना जल जीवन हरियाली मिशन किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ध्यान देंगे कि ये 2019 में की गई थी। क्वेश्चन 45 का बी जो है सही उत्तर होगा। जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जल संरक्षण, वनीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा संवर्धन जैसे पहलों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, जल प्रबंधन और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए किया था। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? अब देखिए यहाँ से जो है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत की राजकोषीय नीति में फिस्कल ड्रैग की अवधारणा को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाता है? तो फिस्कल ड्रैग जो है वो क्या है? तो ध्यान रखेंगे वो है नीतियों में कोई बदलाव किए बिना महंगाई के कारण कर राजस्व का स्वतः बढ़ जाना, जिससे वास्तविक आय में कमी आती है। ठीक है, तो फिस्कल ड्रैग क्या है? फिस्कल ड्रैग है नीतियों में कोई बदलाव किए बिना महंगाई के कारण पर राजस्व का स्वतः बढ़ जाना, जिससे वास्तविक आय में कमी आती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। आइए हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। भारत के बाह्य क्षेत्र के संदर्भ में विनिमय दर प्रणाली का क्या महत्व है? ठीक है, तो ये कह रहा है कि भारत के बाह्य क्षेत्र के संदर्भ में विनिमय दर प्रणाली का क्या महत्व है? तो विनिमय दर प्रणाली जो है यह एक प्रबंधित फ्लोट प्रणाली का पालन करता है, जिसमें बाजार की ताकतें रुपयों का मूल्य निर्धारण करती हैं और आरबीआई समय समय पर हस्तक्षेप करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ये विनिमय दर प्रणाली क्या है? तो ये है एक प्रबंधित फ्लोट प्रणाली। ठीक है, जिससे बाजार की ताकतें रुपयों के मूल्य को निर्धारित करती हैं और आरबीआई समय समय पर हस्तक्षेप करता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है भारत के भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है चालू खाता में वस्तुओं, सेवाओं और एक तरफा स्थानांतरण का व्यापार शामिल होता है। ये बिल्कुल सही है। चालू खाता में वस्तु, सेवा और एक तरफा स्थानांतरण का व्यापार शामिल होता है। स्टेटमेंट 2 कहता है पूंजी खाता में अधिशेष चालू खाते के घाटे की भरपाई कर सकता है। स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3 है त्रुटियों और चूकों को शामिल किए जाने के कारण लेखांकन की दृष्टि से भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यानी 1, 2, 3 तीनों जो है सही है। हमें सही उत्तर का चयन करना है, तो ऑप्शन डी जो है इसका
सही उत्तर होगा। ठीक है, 48 का डी। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रोनी कैपिटलिज्म शब्द का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? ठीक है, तो क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है, जहाँ पे जो राजनेता होते हैं, ठीक है, उनका और जो कैपिटलिस्ट वर्ग होता है, व्यापारी वर्ग होता है, उनका जो साठगांठ होता है, उसी को क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। ठीक है, आइए इसका सही उत्तर चुनते हैं। तो 49 का बी जो है ये सही उत्तर होगा इसका। एक ऐसा आर्थिक तंत्र जहां व्यवसायियों की सफलता सरकार के अधिकारियों से नजदीकी संबंध के कारण होती है। ठीक है, तो व्यवसायियों की सफलता सरकार के अधिकारियों से निजी नजदीकी संबंधों के कारण होती है, इसी को क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 कहता है, यदि नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है लेकिन वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वही रहता है, तो संभवतः क्या हुआ है? तो ध्यान देंगे कि मुद्रास्फीति हो गई, यानी महंगाई बढ़ गई है, तभी ऐसी स्थिति आती है। मुद्रास्फीति जब आती है तभी ऐसा होता है कि सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है, लेकिन जो रियल जीडीपी है, वास्तविक घरेलू उत्पाद जो है, वो वहीं पे बना रहता है। ठीक है, तो ये मुद्रास्फीति का दर्शाता है, मुद्रास्फीति को। इस तरीके से हम लोगों ने 50 प्रश्न को देख लिया है। ये हम लोगों ने जो खान ग्लोबल स्टडीज का टेस्ट संख्या 16 है, जो फुल लेंथ टेस्ट है, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इस क्रम में इसका पार्ट 1 आ गया है। इसको आप लोग देखें, अभी पार्ट 2 है, उसे अपलोड किया जाएगा, उसे भी आप लोग देखें।